स्थान हानि करो जीवः। प्रिय दर्शकों, ये सिद्धांत तो आपने गाहे बगाहे सुना ही होगा। ये कहता है कि देव गुरु बृहस्पति जीव देव गुरु को कहते हैं, जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। परंतु ये बात केवल गुरु पर ही लागू नहीं होती, वरन सभी ग्रह जहां बैठते हैं, जहां के वो कारक होते हैं, वहां केवल और केवल अच्छाइयां नहीं वरन कुछ न कुछ बुराइयां, कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कर देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज से आने वाले दिनों में प्रत्येक ग्रह के इसी प्रभाव को हम जानेंगे, लग्न से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत, कि यहां होकर के ग्रह अच्छाई तो उत्पन्न करते हैं, अच्छी बात, पर क्या कुछ बुराई भी उत्पन्न करते हैं। और यह समझना इतना कठिन भी नहीं है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप अपने आप को ही ले लीजिए। आप अपने घर में अगर हैं तो क्या आप कभी चाहते होंगे कि वहां कुछ बुराई, कुछ परेशानी उत्पन्न करें? लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि कई बार आपके होने से ही वहां कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं? तो ग्रह भी वैसे ही हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करें। प्रिय दर्शकों, अब विचारणीय है कि जब मैं आपको कमियां बताऊंगा तो आप कहेंगे, दो तरह के लोग, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, और कुछ लोग कहेंगे इसका उपाय क्या है। जो कहते हैं नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। हो सकता है आपके साथ न हो, हां ये घटित होगा अवश्य। अब बारी आती है कि जो कहते हैं है, तो इसका उपाय क्या है। इसका उपाय यही है कि जो कमियां हैं, अगर वो दूर करने योग्य हैं तो उन्हें दूर करने का स्वयं से प्रयत्न करिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी और प्रत्येक ग्रह के लिए आने वाले दिनों में इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, लग्न ये पूर्व दिशा है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां मेष राशि होती है। अब देखा जाए तो यहां पर सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं, उच्च के समान फल देने वाले माने गए हैं, तो अच्छाइयां तो बहुत हैं। परंतु यहां बैठे सूर्य, आज मान लीजिएगा, जातक की संपत्ति को अस्थिर कर देते हैं। उसका धन स्थिर नहीं हो पाता। और भी कमी जातक के स्वरूप में देखने में आता है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, अल्पकेशी बना देते हैं, कम बालों वाला बना देते हैं, कृशकाय बना देते हैं। और तो और स्वाभिमान और अभिमान, आप जानते हैं इसमें धागे भर का फर्क है। अब ये समझ में नहीं आता कि ऐसा जातक स्वाभिमानी ज्यादा हो जाता है या अभिमानी हो जाता है। समाज के दृष्टिकोण से तो ये खराब ही है। वैसे सूर्य अच्छाइयां कितनी देते हैं, इस पर चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं। सिर्फ कमियां बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अच्छाइयां बहुत बार बता चुका हूं। अंत में मैं क्या करना चाहिए, इससे संबंधित भी कुछ चर्चा करूंगा। दूसरे भाव में सूर्य हो तो एक सूत्र मैंने अपने राशिफल या इत्यादि कार्यक्रम में कहीं बताया था कि दूसरे का सूर्य हो तो ऐसे जातक को घर से ज्यादा बाहर रहना अच्छा लगने लगता है। असल में देखा जाए तो इसके पीछे का एक रीजन है। ऐसे जातक का जो घरेलू जीवन होता है वो कई बार बहुत सुखद नहीं रह पाता, कई बार उसके जीवन साथी से ही नहीं बन पाता, और कई बार स्वयं ऐसा जातक थोड़ा कटुभाषी होता है। और तो और ऐसा भी देखने में आता है कि यहां बैठे सूर्य कुटुंबी जनों से जातक को लड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं, और कई बार जातक स्त्री के कारण अपने कुटुंबियों से लड़ जाता है। फलतः दूसरे के अगर सूर्य हो तो ये कमी उत्पन्न होती है। तीसरे के यदि सूर्य हो तो आप जानते हैं ये बहुत अच्छा है, जातक को पुरुषार्थी बनाते हैं। मैंने सदैव कहा कि तीसरे का सूर्य हो तो आप ठान लीजिए, जो चाहेंगे वही होगा। परंतु यहां भी सूर्य परेशानी उत्पन्न करते हैं आपके जीवन में। ऐसा जातक अपने सगे संबंधियों के कारण सदैव दुखी रहता है। उसके सगे संबंधी ही उसकी परेशानी का कारण बनते हैं। यह ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, और मुझसे अगर आप पूछें तो इसका निदान भी संभव नहीं है। तीसरे के सूर्य के कारण ऐसा जातक पुरुषार्थी तो होता ही होता है, और अपने पुरुषार्थ के कारण वो सफलता भी हासिल कर लेता है। अब आप जरा गौर करिए कि आप केवल सफल नहीं हैं,
सफलता के शिखर पर हैं, तो आपके अपने लोग ही आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देते हैं। अगर आप सबसे जुड़े हुए हैं तो दो तरह की बातें होती हैं, एक तो आप सफल हैं और दूसरा सफलता के साथ अपनों से बिल्कुल कट गए हैं, तब तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि ये मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि आप सफल भी हैं और सबसे जुड़े हुए हैं, तो उस अवस्था में आपके अपने लोग ही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, यहां सूर्य को बहुत अच्छा तो वैसे नहीं कहा गया है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर सूर्य एक तरह से मध्य रात्रि हो जाती है, ये दिग्बल से विहीन होते हैं, तो यहां के सूर्य को वैसे भी ठीक नहीं कहा गया। लेकिन एक दो ऐसी कमियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे ऐसा जातक पितृधन नाशक बन जाता है, पिता के धन को नुकसान पहुंचाने वाला, चिंताग्रस्त जीवन जीने वाला हो जाता है, यानी उसके जीवन काल में कोई ना कोई चिंता सदैव लगी रहती है। अब इस सूर्य का तो सदैव निदान करना ही चाहिए, ऐसे जातक को अपने सूर्य को बलि करना चाहिए। सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में सूर्य मारक होकर के भी बैठे हैं, उन्हें भी ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर सूर्य वीक होंगे तो ऐसे जातक के अंदर आत्मविश्वास नहीं हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य ही वो ग्रह हैं जो मानव मात्र या जीव मात्र के लिए जीवनदायिनी शक्ति देते हैं। तो सूर्य को अगर हम बलि करेंगे तो ही हमारे अंदर वो आत्मविश्वास जागृत हो पाएगा। तो चतुर्थ के सूर्य तो खैर कमजोरी लाते हैं। पंचम, आप जानते हैं कि यहां सूर्य की स्वयं की राशि होती है ये रात्रि का ही समय, पर यहां पर सूर्य की स्वयं की राशि होती है। सूर्य कई मामलों में बहुत अच्छा फल देते हैं, जातक को साधक बना देते हैं। तंत्र मंत्र में भी ऐसे जातक की विशेष रुचि होती है, परंतु ऐसे जातक अल्प संततिवान होते हैं, थोड़े क्रोधी भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव उनका हो जाता है, सबसे कटे कटे रहने वाले होते हैं, ये कमी उत्पन्न करते हैं सूर्य। प्रिय दर्शकों, षष्ठ भाव को ले लीजिए। जन्म कुंडली के यदि षष्ठ भाव में सूर्य हैं तो आप जानते हैं ये बहुत अच्छा है, ये सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, पर कुछ कमियां भी हैं। ऐसे जातक को मामा से या तो उनके संबंध खराब हो, ऐसे जातक के मामा पक्ष को सदैव परेशानी बनी रहती है, ऐसे जातक के मामा सदैव परेशान रहते हैं। ऐसा जातक स्वयं भी परेशानी में पड़ सकता है। कब? अगर वो सदैव शॉर्टकट यूज करने का प्रयत्न करे, गैर कानूनी कार्य करे, वो निस्संदेह मुसीबत में पड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, यहां पर भी सूर्य को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हैं। देखिए, जिन भावों में अच्छा नहीं कहा गया वहां तो कमियां निकलनी ही निकलनी है। जरा ध्यान से समझिएगा कि मैं इस कार्यक्रम में जहां कमियां गिना रहा हूं, वहां इस सिद्धांत की मैं चर्चा कर रहा हूं कि स्थान की हानि केवल गुरु नहीं करते, वरन सभी ग्रह कुछ न कुछ कमियां परेशानियां अवश्य निकालते हैं। तो जहां ग्रह परेशानियां देते ही हैं, यानी साधारण संबंध भी होगा तो ये इस बात आपके लिए कहा जाएगा, वहां तो ज्यादा विचार नहीं है ही नहीं। सप्तम में अगर सूर्य हो तो एक तरह से देखा जाए तो नीच के समान फल देने वाले बन जाते हैं। ऐसे जातक को सरकार से और पत्नी से, दोनों से अपमानित होना पड़ता है। देखिए, यहां दोनों ही बातें जरा समझने योग्य है। मैं इस विषय पर पूर्व में भी चर्चा किया था और ये सूत्र सिद्धांत बताया था। ऐसे जातक की पत्नी से अपमानित होने का अर्थ ये ही नहीं है कि पत्नी रोज मारती हो, ऐसा नहीं है। कई बार देखने में आया है कि ऐसे जातक की पत्नी हुक्म चलाने वाली, या वो जो कहे वो मानना पड़ता है, ऐसी वाली बात हो जाती है। अब सरकार से ही मान लीजिए हानि शब्द का इस्तेमाल, अपमानित होने की मैं बात कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि सरकार से अपमानित कोई कैसे हो सकता है? अब भाई, आप आम आदमी होंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है सरकार आपको आपके पीछे क्यों आएगी? कहने का तात्पर्य, ऐसी स्थिति में यदि ऐसा जातक सरकारी नौकरी में चला जाए तो उसको किसी न किसी तरह की परेशानियां देखते रहने। अब गया ही नहीं तो क्या, अब मान लिया जाए कि इस तरह की कुंडली में सप्तम भाव पूरी तरह पीड़ित है, जातक का विवाह ही नहीं हुआ, तो उसे पत्नी सुख ही नहीं मिला, तो पत्नी से अपमानित होने की बात कहां से आएगी? ये बात पुरुषों की कुंडली में विशेष रूप से देखने को मिलती है। स्त्रियों की कुंडली में ऐसा कोई विशेष तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन पुरुषों की कुंडली में यह बात विशेष घटित होते दिखाई पड़ती है। अष्टम भाव का सूर्य अच्छा माना गया है, यहां पर अष्टम के सूर्य को दोष नहीं लगता, परंतु ऐसा जातक सदैव चिंतातुर, चिंता से ग्रस्त रहने वाला और पित्त रोग से ग्रसित होता है, पित्त रोगी होता है। प्रिय दर्शकों, नवम और दसम में लाख ढूंढने पर भी आपको सूर्य की कोई विशेष कमी निकल करके आएगी नहीं, सिवाय इसके कि ऐसा जातक अहंकारी और अपने अहंकार के कारण कई बार पिता का भी और जो उससे बड़े लोग हैं उनका भी अपमान करता है।
और इसके अलावा कोई कमी नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ऐसे भाव हैं जहां सूर्य सर्वाधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। नवम के सूर्य कारक, दसम के तो आप जानते ही कारक, दिग्बली, सब कुछ। परंतु इसमें एक ही कमी देखने को मिलती है कि ऐसा जातक अहंकारी हो जाता है और अपने अहंकार में, अपनी सफलता के मद में वो किसी का भी अपमान कर देता है। 11वें में भी सूर्य की बहुत कमी ढूंढने पर नहीं मिलती, बस इतना ही है कि ऐसा जातक अल्प संततिवान और उदर रोगी होता है। अब देखिए, यहां एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आज के परिवेश में ये अल्प संततिवान वाला सूत्र ज्यादा समझ में लोगों को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे, यही हम सब आजकल रख रहे हैं। तो एक बच्चे रखने वाले तो फिर वो तो नॉर्मल है, तो उनको ये बात अगर कही भी जाए तो उनको लगेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये बात शायद न समझ में आए, क्योंकि ये सिद्धांत लागू जब किया जा रहा था या जब सिद्धांत तय किए जा रहे थे तो संतति, बहुसंतति की भी बातें होती थी। प्रचलन ऐसा ही था, लोगों को 5, 7, 6, 7 बच्चे होते थे। तो यहां अल्प संततिवान उन लोगों के लिए तब मायने रखता था कि 2 ही बच्चे हुए हैं, एक ही बच्चा रह गया तो ये अल्प संततिवान हुआ। आज के इस परिवेश में ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, पर उदर रोगी, सूर्य की पंचम पर दृष्टि जातक को उदर रोगी बनाएगी। और 12वें के सूर्य जातक को आलसी बनाएंगे, उदासीन, जीवन के प्रति उदासीन। यहां से अच्छाइयां भी निकलती हैं, पर जीवन के प्रति उदासीनता, और सबसे ऐसा जातक द्वेष रखने वाला बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं सबके साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं बैठ पाते, वो द्वेष रखता है। अब मैंने जितनी भी बातें कही थी, एक उदाहरण ले लीजिए कि आपकी कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि है, आपकी कुंडली के 12वें में धनु राशि है, आपके 12वें में मेष राशि है, तब भी ये कमी देखने को मिलेगी। अगर मकर राशि है तो और थोड़ी ज्यादा होकर के मिलेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शत्रु राशि में है तो ये कमी और बढ़ के मिलेगी। अगर मित्र उच्च स्वराशि में है तो ये तब भी कमी आपको ये देखने को मिलेगी। मैंने वो कमियां बताई हैं जो मामूली दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वहां बैठा ये ग्रह जिसका ये काम तो नहीं वहां अच्छाई उत्पन्न कर सकता था, ये बुराई उत्पन्न करता है। अब सवाल उठता है कि आपकी कुंडली में है और आपको ये कष्ट है, आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको ये तकलीफ है। देखिए, अब उदासीन जीवन बनाता है तो इसके लिए कोई विशेष उपाय करने की जगह सलाह ही दे सकता हूं कि प्रयत्न यही करना है आपको कि जीवन में उदासीनता न रहे। उदासीनता से अपने आप को बचाने का आपको यत्न करना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जिन भावों में जो कमियां मैंने बताई हैं, आप अगर उन कमियों को साधारण कमी समझते हैं तो आप उससे बचने का प्रयत्न करिए। अगर ये कमी आपको बहुत अधिक दिखाई पड़ती है तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है अपने सूर्य को ठीक करना। अब सवाल खड़ा होता है कि 12वें में यदि सूर्य बली होकर के बैठे हों और उदासीनता तब भी आ रही हो, तब हम अपने सूर्य को कैसे ठीक करें? प्रिय दर्शकों, ग्रह बली भी हो पर त्रिक भाव या बुरे भाव में बैठ करके कुछ बुरा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, या अच्छे भावों में बैठ करके भी बुरा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो भी बलि ग्रह के भी साधना, आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जप से वो ग्रह कभी बुरा प्रभाव नहीं देता, बल्कि उसके अच्छाइयों में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस ग्रह का विशेष अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा। तो आपकी कुंडली में अगर ऐसा हो रहा है तो आप सूर्य की आराधना करिए। मैं प्रत्येक रविवार को सूर्य को ठीक करने का जो उपाय बताता हूं, सूर्य की आराधना करने की जो विधि बताता हूं, इस विधि से सूर्य की आराधना करिए। सूर्य को ठीक करने के लिए मदार की लकड़ी से मध्य दोपहरी में रविवार के दिन उपवास रहते हुए अगर आप हवन करें, ओम सूर्याय नमः बोल करके 108 आहुति डालें, तो इससे भी सूर्य बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। कल बारी चंद्रमा की है। अब देखिए, जो बुराई उत्पन्न कर सकता था वो तो उत्पन्न किया, चंद्रमा शुभ ग्रह हैं, वो कैसी बुराई उत्पन्न करेंगे ये हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।